नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अर्थव्यवस्था की इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, अर्थव्यवस्था के पिछले 2 लेक्चर हो गए थे हमारे। पिछली क्लास में हमने जो स्टार्ट करा था वो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा पर चर्चा करनी शुरू करी थी, जिसमें लगभग पहला पॉइंट जो ब्रिटिश काल की अर्थव्यवस्था कैसी रही है, मतलब एक बेसिक सा कंसेप्ट जो मोटे तौर पे हम बोल सकते हैं, वो हमने समझ लिया था कि अर्थव्यवस्था का भारत, वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई, उसका भारत की अर्थव्यवस्था पे कैसे प्रभाव पड़ा, कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, क्यों भारत की इकोनॉमी इतनी जल्दी से ग्रो नहीं हो पाई, क्यों हमारे संसाधनों का निरंतर ह्रास होता चला गया। वो सारी चीज़ें हमने लगभग देख ली थी। अब हम स्वतंत्रता के बाद से लेके या स्वतंत्रता से लेके नेहरू युग तक की इकोनॉमी को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि हमने किस सेक्टर में पाँव रखे अपनी ग्रोथ शुरू करी थी। तो उसका दूसरा पॉइंट डाल के हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। इसका टाइम पीरियड लिख लो 1947 से 1965 तक के बीच का हमारा इकोनॉमिक परिदृश्य क्या रहा है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इससे पहले एक चीज़ समझो, अब हम आज़ाद हो चुके थे, मतलब हमें स्वतंत्रता मिल चुकी थी। अब हम अपने राजनीति, अपनी अर्थव्यवस्था, अपने सारे संसाधन, अपने सारे समाज, अपनी सारी व्यवस्थाओं के खुद मालिक हो चुके थे। ठीक है, इसी बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ था, तो वो संविधान बनाने की प्रक्रिया में थी ही। आज़ाद हो गए तो भारत की पहली सरकार भी गठित हो गई थी। अब भारत के सामने चुनौती ये थी कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को लेके किस डोर में जाएगा या किस दिशा में लेके जाएगा, क्योंकि इस समय तक अगर हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो 2 इकोनॉमी मुख्य रूप से ग्रो करने लग रही थी। एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी, ठीक, जो बेसिकली यूएसए जिसका प्रतिनिधि कर रहा था। यूएसए में धूमधाम से ये वाली अर्थव्यवस्था चल रही थी पूंजीवादी, और इसकी ही प्रतिस्पर्धा में चल रही थी समाजवादी इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो बेसिकली यूएसएसआर में चल रही थी, मतलब रूस। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ समझो, मतलब पूरा का पूरा जो विश्व था उसका इस तरह से ध्रुवीकरण हो रखा था कि कुछ जो देश थे वे इस इकोनॉमी के तहत अपनी व्यवस्था को संचालित कर रहे थे, और कुछ जो देश थे वो यूएसए या रूस वाली इकोनॉमी के साथ संचालित कर रहे थे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे हमने यूएसए में पढ़ा कि यूएसए आज़ाद हुआ 1776 में, और उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत शासन करना शुरू कर दिया, अपनी व्यवस्था को इस दिशा में ले जाना शुरू कर दिया कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं रखेंगे। ठीक है, मार्केट को ओपन मार्केट रखेंगे, मांग पूर्ति के आधार पे कीमत करेंगे, उसमें कीमतों का हस्तक्षेप नहीं होगा, उत्पादन कितना होगा उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, वो सारा का सारा मार्केट पे छोड़ दिया गया था, जो कि हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। दूसरी तरफ रूस था, और इन दोनों में दरअसल प्रतिद्वंद हो रहा था। मतलब ये कहते थे हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सही है, ये कहते थे हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि रूस में जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था ही अपनाई थी। उसी के बाद से इनमें संघर्ष चलना शुरू हो गया था अर्थव्यवस्था को लेके। पूंजीवादी लोग अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा बता रहे हैं, समाजवादी लोग अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा बता रहे हैं। भारत आज़ाद होता है 1947 में, और लगभग संविधान बना के या एक स्टेबलाइज होने में हमें लगभग 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इतने तक का समय लगा, जब हमारी पहली सरकार का गठन भी हुआ था 1951 के आसपास। अब हमारे सामने ये चुनौती थी कि हम अर्थव्यवस्था के इस मॉडल को अपनाएंगे या अर्थव्यवस्था के इस वाले मॉडल को अपनाएंगे, क्योंकि दोनों ही मॉडल हमारे सामने थे। अब हुआ क्या, जैसे अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं
तो इसमें एक चीज समझने की कोशिश करो। दरअसल ये समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, ये मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक, मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था के तहत या समाजवादी अर्थव्यवस्था के तहत इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि जो एक सोसाइटी है, जो एक समाज है, जो एक राष्ट्र है, उसके सभी नागरिकों को कवर करते हुए एक अर्थव्यवस्था संचालित हो जिसमें आय का सब पे समान वितरण हो सके। ये मार्क्सवादी की मुख्य थ्योरी थी। जब हम पूंजीवादी की बात करते हैं तो पूंजीवाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों में अगर कंपेयर करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ज़्यादा होती है क्योंकि संसाधन सीमित भी हो सकते हैं, पूरी चीज़ें नियंत्रण से बाहर है, तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर भी हो सकता है और लोग गरीब भी हो सकते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्योंकि सारे संसाधन किसके पास है, सरकार के पास है, और सरकार सभी संसाधनों का उपयोग लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से करती है, कोई निजी सेक्टर का ज़्यादा प्रभुत्व नहीं होता, सारे संसाधन सरकार के हैं। इस सरकार के अंदर ही सभी लोग काम करेंगे और जिसको जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से लोगों को वितरण कर दिया जाएगा, या पैसे, आय, इनकम जो भी कुछ है, तो इस तरह से इनइक्वालिटी बनी रहेगी। अब भारत के सामने समस्या यही थी कि भारत पूंजीवादी इकोनॉमी को अपनाए या समाजवादी को अपनाए। ठीक है, अब देखो एक चीज़ समझो, दरअसल ये समाजवादी शब्द को थोड़ा सा एलोबरेट करके समझने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है कि मार्क्सवाद क्या था, साम्यवाद क्या था, समाजवाद क्या था, ये हमें समझना तो पड़ेगा ही। तो थोड़ा सा समझते हैं कि क्या, थोड़ा सा साइड में टाइम निकाल के इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर वापस से वहीं आ जाएंगे। जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो दरअसल दो शब्द चलते हैं, एक तो समाजवाद, एक साम्यवाद, या क्योंकि मार्क्स ने थ्योरी दी थी तो इसको मार्क्सवाद भी बोलते हैं। ठीक है, अगर एक बार इसे हम अच्छे से समझ लेंगे तो व्यवस्थाओं को समझने में ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मार्क्सवाद, साम्यवाद, समाजवाद इसे थोड़ा डीप में जाके समझ लिया तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हम कंपेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे से। भारतीय अर्थव्यवस्था को जब आगे समझने की कोशिश करेंगे तो उसको भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं थोड़ा सा बीच में स्पेस निकाल के इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखो, मार्क्सवाद एक चिंतक थे, ठीक, एक अर्थशास्त्री थे, एक दार्शनिक भी थे। इनका मानना ये था कि पूरी की पूरी दरअसल जो अर्थव्यवस्था है ना, वो केवल दो लोगों में बटी हुई है। एक को इन्होंने कहा हैव्स और दूसरे हैव नॉट। मतलब हैव होता है शोषक। इन्होंने कहा अर्थव्यवस्था में केवल दो ही वर्ग होते हैं, एक होता है शोषक, एक होता है शोषित। ठीक, अब जब हम इसको प्राक्रांतर से देखने की बात कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग से देखें, प्राचीन भारत के आसपास या प्राचीन विश्व के आसपास देखें, तो ये बटे हुए थे दरअसल दो समुदाय में। एक तो हो गया मालिक समुदाय और दूसरी तरफ हो गए दास। ऐसी व्यवस्था चलती थी ना भाई। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में यही चीज़ मिलती है, दास प्रथा थी, लोगों को दास खरीद रहे हैं, लोग दासों को खरीद रहे हैं, उनके जो बच्चे होंगे वे भी उनके यहाँ ही दास बन के काम करेंगे, उनसे सारे के सारे काम वे ले सकते हैं। ऐसी व्यवस्था जनरली सभी समाजों में चलती थी। भारत की बात करें तो भारत में उसका कोई प्रत्यक्ष उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन दूसरे रूपों में दास वाली व्यवस्था मिली जाती है भारत में भी। ठीक है, मालिक जो थे, मालिक क्या थे, हैव्स थे, शोषण करने वाले थे। किनका शोषण करते थे, इन दासों का। ये हैव नॉट हो गए। थोड़ा आगे हम सोसाइटी में चलते हैं तो वहाँ पे जाके मिलता है हमें सामंत लोग मिलते हैं, क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था चल गई थी। कृषि में सामंत होते थे और दूसरा वर्ग होता था कृषक। देखो एक चीज़ समझो, जब हम मध्यकालीन भारत के आसपास या मध्यकालीन विश्व में बात करते हैं तो ये जो सामंती व्यवस्था है, सामंतवाद, बहुत धूमधाम से चल रहा था। और मैं यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्क्स ने कैसे कहा कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था या समाज दो भागों में बटा हुआ शुरू से ही चला आ रहा है। उनके हिसाब से एक वर्ग वो होता था जो शोषण करता था और दूसरा वर्ग वो होता था जो
जिसका शोषण होता था। अगर हम प्राचीन भारत या प्राचीन विश्व की बात करें तो वहाँ पे मालिक दास की प्रथा में ये चीज़ें हैव और हैव नोट्स वाली चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मिडिवल इंडिया या मिडिवल वर्ल्ड की बात करें तो ये सामंतवाद चलता था। सामंतवाद दरअसल होता क्या है कि देखो, एक पूरा का पूरा साम्राज्य है, इसका कोई राजा भी होगा, ठीक है। ये राजा क्या करता था, एक विशेष भूमि का क्षेत्र किसी सरदार को या वहाँ के धनी व्यक्ति को दे देता था कि तुम इसकी देखरेख करो, यहाँ से टैक्स लो, यहाँ से कर लो, और जो इनकम होगी उसका एक हिस्सा खुद रख के बाकी किसको पहुँचाना है, राजा को। ऐसे कर करके यहाँ पे व्यवस्था चलती थी। दरअसल इसको फ्यूडलिज्म भी बोलते हैं। तो ये जो भूमि का टुकड़ा दिया जाता था इसको बोलते थे फ्यूड या जागीर, इसलिए ना जागीरदार भी बोलते हैं। ये जो सिस्टम चलता था। अब एक बात बताओ, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इस पे कृषि बेसिकली कौन कर रहा होगा, कृषक कर रहे होंगे, ठीक है। कृषक करेंगे, इसके मालिक या छोटे राजा बन के कौन बैठे हैं, ये सामंत लोग बैठे हैं। तो ये इनका जो सामंत लोग थे इनका कृषकों पे ठीक ठाक दबाव रहता था, चाहे वो टैक्स को लेके हो, चाहे वो व्यवस्था को लेके हो। मतलब बस इनसे पैसे लेने हैं, किसी भी तरह से टैक्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट करना है, इनका चाहे शोषण हो रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे भी ये व्यवस्था बन गई जिसमें एक तरफ शोषक वर्ग हो गया, एक तरफ शोषित वर्ग हो गया। यहाँ पे शोषित वर्ग जो था वो कृषकों के रूप में था। सामंतवाद दरअसल वहाँ पे एक आइडियोलॉजी भी बन गई थी। सामंतवाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका जनरल सा मतलब ये है कि ये लोगों को ज़्यादा महत्व देंगे नहीं, अगर नीचे लोग हैं उनका शोषण ठीक ठाक स्तर पे धूमधाम स्तर से करेंगे। और जो वहाँ पे जो लड़कियाँ थी या स्त्रियों को लेके इनका जो रवैया था वो भोगवादी रवैया रहा है। जो अभी आप आजकल भी देखते होंगे, अगर स्त्रियों के खिलाफ या महिलाओं के खिलाफ कुछ भी चीज़ें होती है सोसाइटी में तो उसमें मुख्यतः यही कहा जाता है कि सामंतवादी सोच से चल रहा है अभी भी समाज, कितनी गलत बात है। तो ये सामंतवादी सोच जो निकल के आई है वो यही सही है, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर मतलब महत्व देते नहीं थे इन लोगों को, ठीक। ये सामंतवाद सिस्टम चल रहा था। यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि हैव नोट्स वाला सिस्टम चला। आगे जब हम बात कर रहे हैं, जब वर्तमान या आधुनिक समय में बात करें, जब औद्योगिक क्रांति होगी उसके बाद का समाज जो बना, फिर इन्होंने कहा कि देखो, एक होता है बुर्जुआ वर्ग, जो पूंजीपतियों वाला वर्ग होता है बुर्जुआ, और इसको कहा सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा का मतलब होता है मजदूर लोग जो होते हैं। तो वर्तमान समाज जो बटा हुआ है मार्क्स के अनुसार, उन्होंने कहा कि ये भी दो तरह में बटा है। एक तरफ बुर्जुआ वर्ग हो गया जो पूंजीपति वाला वर्ग होता है या शोषण करने वाला वर्ग होता है, दूसरी तरफ सर्वहारा वर्ग हो गया जो मजदूर वर्ग होता है। अब इन्होंने इसका सॉल्यूशन बताया कि देखो, ऐसे ही हमेशा समाज नहीं चल सकता कि तुम कुछ लोगों का शोषण कर रहे हो और वो शोषण अपना करवाते जा रहे हैं, ऐसा कभी निरंतर होता नहीं है। दरअसल हमने एक व्यवस्था बनाई हुई है, उस व्यवस्था को तोड़ने की बात करी। इन्होंने कहा कि देखो, ये जो सर्वहारा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसकी जो चेतना है वो विकसित होती है। विकसित होने का मतलब है कि अगर इनका तुम निरंतर शोषण करते रहोगे, मजदूरों का निरंतर शोषण करते रहोगे, तो क्या इसमें विद्रोह की भावना नहीं होगी? आएगी। दरअसल जाहिर सी बात है, आएगी। तो विद्रोह की भावना, जो चेतना विकसित होती है, वही चेतना आगे जाके क्रांति का रूप लेती है, ठीक है। और यही क्रांति फिर आगे जाके क्या करती है, सर्वहारा का मतलब मजदूर जो लोग हैं की तानाशाही का रूप ले लेती है, ठीक। जिसे कहा, जैसे हमने रूस में देखा 1917 में हुआ, वो क्या हुआ, वो यही तो हुआ था, क्रांति हुई, क्योंकि वहाँ पे लोगों की चेतना विकसित होगी। एक वहाँ के लीडर थे लेनिन, उन्होंने उसे उभारने में खूब योगदान करा, ठीक है, प्रतिनिधि करा मजदूरों का, और मजदूरों ने वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंक के अपनी सरकार बना ली। मतलब क्रांति के द्वारा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी। सर्वहारा मतलब मजदूर वर्ग वहाँ पे आ गई, और उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था जब हो जाएगी किसी भी उसमें, तो ये होगा समाजवाद। जब मजदूरों का वहाँ पे शासन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो मजदूर लोग होंगे वे सबको इक्वलिटी से देखेंगे या केवल कुछ लोगों का भला करेंगे। वे उस दौर से गुजर के आए हैं जब शोषण
होता है तो कैसा फील होता है। तो ऐसा माना गया कि ये जो लोग हैं ये समाजवाद के परिप्रेक्ष्य से सबको इक्वल देखते हुए चीज़ों को संचालित करेंगे, इसलिए इस व्यवस्था को समाजवाद कहा गया। और ये कहा गया देखो यही व्यवस्था आगे तक नहीं रहेगी, जब हम इस व्यवस्था के तहत कि सबको समान संसाधनों को वितरित करेंगे, ऐसे करते करते जब हम लंबे टाइम तक शासन कर लेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब राज्य का ही अस्तित्व नहीं रहेगा। मतलब एक ऐसी व्यवस्था बन जाएगी अपने आप ही चलते चलते, उस व्यवस्था में फिर ना तो किसी सरकार की ज़रूरत होगी ना राज्य की ज़रूरत होगी, बल्कि सारी की सारी चीज़ें खुद ही स्थापित हो जाएगी। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी उसको कहा गया साम्यवाद। फिर कह सकते हैं हम कि ये साम्यवाद की स्थिति आ गई। हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने भी इस विचारधारा का समर्थन करा है। मतलब वे भी ये चीज़ मानते हैं कि राज्य का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, राज्य खत्म हो जाना चाहिए, ऐसी कुछ व्यवस्था आनी चाहिए जिसमें राज्य तो शून्यता की स्थिति में हो और चीज़ें खुद पे खुद संचालित हो। अब देखो हुआ क्या, ये थोड़ी सी समझ लो। इन्होंने कहा कि जनरली ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन अगर आप देखो तो मजदूर कितना विद्रोह या कितना आंदोलन करते हैं, करते ही नहीं है। कुछ गिना चुना है, जैसे अगर लेनिन की अध्यक्षता में विश्व में देखें तो रूस में ठीक ठाक क्रांति हुई थी, या माओ से तुंग की अध्यक्षता में देखें तो चीन में यही क्रांति हुई थी मजदूरों की। मतलब सीमित चीज़ें हैं, जबकि मजदूर तो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो हम क्या करते हैं या लोग क्या करते हैं या बुर्जुआ वर्ग क्या करता है कि इस जो चेतना विकसित होनी चाहिए थी इसको मिथ्या चेतना में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? मिथ्या चेतना। अब ये मिथ्या चेतना को उन्होंने कहा कि धर्म और राष्ट्र या राष्ट्रवाद, इस बेस पर लोगों को बरगला दिया जाता है। तो उनकी जो ये इंटेंसिटी थी वो चेंज होकर इधर परिवर्तित हो जाती है और लोग धर्म और राष्ट्रवाद में उलझ के रह जाते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांतों में या उनके जो मूलभूत चीज़ें रही हैं उसमें धर्म को, राष्ट्रवाद को बिल्कुल बेकार बताया है। कहा है कि ये एक सिर्फ फर्जी चीज़ है। उन्होंने धर्म को तो बाकायदा अफीम बताया है कि ये एक ऐसा नशा है जिसके नशे में लाके लोग अपनी वास्तविक समस्या को ही भूल जाते हैं कि हमारी रियल जो समस्या थी वो क्या थी, और इसमें उलझ के ख़त्म हो जाते हैं। राष्ट्रवाद में भी कहा कि राष्ट्रवाद भी क्या है, बेकार की चेतना है। ये जो कंसेप्ट दिया ये मार्क्सवाद का था कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पा रही है, इधर डाइवर्ट करके मिथ्या चेतना विकसित करके धर्म और राष्ट्रवाद में फंसा के लोगों को ख़त्म कर दिया जाता है। तो लोगों की ये चीज़ें उभर ही नहीं पाती और ये शोषण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चीज़ लोगों को देखना पड़ेगा, ये इन्होंने बात करी। कार्ल मार्क्स अपनी चीज़ में या अपने सिद्धांतों में एक शब्द का यूज़ करते हैं, वो है प्रैक्सिस। ये शब्द बहुत फेमस है, प्रैक्सिस। उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर चलने का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझो कि जैसे दार्शनिक लोग होते हैं, दार्शनिक लोग समाज की समस्याओं पे ठीक ठाक चिंतन करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमें केवल इतने तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो समस्याएं हैं इनके बदलाव के लिए प्रयास भी करने पड़ेंगे। अभी जो ऊपर पढ़ा उस सबको अगर हम कंबाइन रूप में कहें तो वो प्रैक्टिस का पार्ट होगा। उनके अनुसार के जो दार्शनिक लोग हैं वे तो बस ऐसे हैं, मतलब कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना उसका, भाई कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। रिजल्ट कैसे निकलेगा? इसके द्वारा, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, एक दार्शनिक हुए हैं डेस्कार्ट, फ्रांस के थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इन्होंने बात करी कि देखो, मतलब इन्होंने लैटिन में एक बात कही थी, कॉर्टिगो अर्गो सुम, ये शब्द कहा था, मतलब ये लाइन थी। इसका जनरली मतलब ये था कि आई डाउट देयरफॉर आई थिंक देयरफॉर आई एम। मतलब समझो, मैं संदेह करूंगा, मैं डाउट करूंगा, तभी तो मैं कुछ सोच पाऊंगा चीज़ों के बारे में, और अगर मैं सोच पा रहा हूं तो तभी तो मैं हूं, नहीं तो मेरा अस्तित्व क्या है। कहने का मतलब है कि अगर एक रटी रटाई परिपाटी पे
ना देखते हुए कि क्या मेरे फेवर में हो रहा है, क्या मेरे लिए बेकार हो रहा है, क्या सोसाइटी के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, इन सब को आंख मीचते हुए अगर मैं जीवन जिए जा रहा हूँ तो मेरे होने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी बात तो ठीक करी है इन्होंने, लेकिन मार्क्स कहते हैं कि केवल दार्शनिकों के इतने से स्वभाव से ही काम नहीं चलेगा, हम क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ के काम करेंगे और हम इन्हें बदलने के लिए प्रयासरत भी रहेंगे, केवल कह के चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बहुत से दार्शनिक रहे हैं जिन्होंने अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सिद्धांत स्थापित करे हैं, अलग अलग सिद्धांत दिए हैं सोसाइटी को लेके। जैसे एक आप उनका नाम ले सकते हो, सिमोन दे बोवार, एक राइटर भी रही है, फ्रांस की ही है वो भी। उन्होंने कहा था, स्त्रियों के लेके उनका बहुत अच्छा लेखन रहा है, उन्होंने कहा था स्त्रियां पैदा नहीं होती, स्त्रियां बनाई जाती है। मतलब ये एक प्रक्रिया है पूरी की पूरी। स्त्री जब पैदा होती है, उसका व्यवहार, उसका भाव, उसका नेचर वो पूरी तरह से 180 डिग्री चेंज करवा देता है पूरा हमारा समाज जब वो बड़ी होती है। इसको लेके एक यूट्यूब पे ही देखा था मैंने, शायद एक रिसर्च टाइप थी, ठीक है, एक शूट करा था उसे लेके। उसमें क्या था कि मतलब अलग अलग एज के लोगों को इकट्ठा किया। उसमें कुछ छोटी लड़की थी जो 5 साल, कम से कम 8 से 10 साल की लड़कियां थी, कुछ मैच्योर लड़की थी 20-21 साल की थी, और कुछ लड़के थे। उन सबसे अलग अलग बुला के ये पूछा, अच्छा लड़कियों की तरह मार के दिखाओ। तो अब आप समझ रहे हो, ये जो बड़ी लड़कियां हैं इन्होंने कैसे ट्रीट करा, लड़के हैं इन्होंने कैसे ट्रीट करा, बिल्कुल धीरे से मार दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया कि ये तो बस ऐसे ही कर सकती हैं, ये वाली चीज़ करी। जब यही चीज़ उन छोटी लड़कियों से पूछी तो उन्होंने पूरे एफर्ट के साथ प्रयास करा कि ऐसे एक मतलब लाइक ए गर्ल लड़ो, लड़की की तरह लड़ो। तो उन्होंने पूरे संघर्ष के साथ लड़ा। ये इसका बढ़िया उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये जो चेतना है ना, ये जो प्रवृत्ति है, ये जो हमारी मनोस्थिति बनाई गई है, ये जो मनोवैज्ञानिक प्रयास किए जाते हैं एक सोसाइटी में, ये क्यों किए जा रहे हैं? मतलब ये इन जो निरंतर चलने वाली गतिविधियां हैं, इनसे देख के ही हम चीज़ों को कह सकते हैं कि ये जो स्त्री होती है ये समाज में पैदा नहीं होती, ये समाज के द्वारा बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है। यही बात की थी सिमोन दे बोवार, जो कि एक अच्छी राइटर रही है फ्रांस की। अब देखो ये चीज़ है, लेकिन मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स कहता है कि एक परिवार के अंदर स्त्रियों का निरंतर शोषण होता है, लेकिन हम उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए क्रांति करेंगे। तो उसका व्यवहारिक रूप की बात करते हैं, इसी को कहा जाता है यहाँ पे प्रैक्सिस। ये थोड़ा समझने की कोशिश करी थी हमने। अब बेसिक सी बात ये है, अगर सार के रूप में कहें तो देखो, अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, एक समाज में रह रहे हैं, तो उसने पूरी सोसाइटी को कहा कि हम 2 स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2 स्ट्रक्चर का मतलब, एक हो गया डीप स्ट्रक्चर, ठीक है, बुनियादी ढांचा, और दूसरा होता है सुपर स्ट्रक्चर। ये 2 नाम उन्होंने लिए। ऊपरी ढांचा, और मार्क्स का मानना है कि डीप स्ट्रक्चर पर ही सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण होता है एक सोसाइटी के अंतर्गत। और डीप स्ट्रक्चर उन्होंने जिसको माना वो है उत्पादन की प्रणाली। उत्पादन की प्रणाली, उन्होंने कहा कि उत्पादन की प्रणाली जिस देश में जैसी भी होगी, उस पे ही जो ढांचा खड़ा होगा वो उसके हिसाब से ही निर्भर होगा कि कैसा होगा। जैसे अगर हम उत्पादन की प्रणाली देश में कैसी है, उससे ही निर्धारित होगा कि वहाँ की राजनीति कैसी चलेगी, उससे ही निर्धारित होगा उस समाज की चेतना कैसी होगी, उससे ही निर्धारित होगा कि वो समाज कैसा होगा, उससे ही निर्धारित होगा कि वहाँ की विवाह की व्यवस्था कैसी होगी। ये सारी की सारी चीज़ें की बात करी थी उसने, कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने कहा कि देखो, उत्पादन की प्रणाली जिस देश में जैसी भी होगी, उसके बेस पे ही जो वहाँ का सिस्टम होगा, वहाँ की राजनीति होगी, वो संचालित होगी। वहाँ का समाज कैसा होगा, कैसे ट्रीट करेगा, वो चीज़ें निर्धारित होंगी। और वहाँ की चेतना किस तरह से विकसित होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें निर्धारित होंगी। इसके लिए इन्होंने उत्पादन की प्रणाली को डीप स्ट्रक्चर कहा कि ये ही मुख्य निर्धारण करता है चीज़ों का, और इसको कहा सुपर स्ट्रक्चर।
ठीक है। जैसे आप समझ लो, एक दो एग्जाम्पल समझो। जनरली हम राजनीति की बात करते हैं, ठीक है, तो एक राजनीति की बात करो, अगर उत्पादन की प्रणाली यहाँ पे पूंजीवादी है, ठीक ठाक पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व है, तो आप खुद भी अक्सर सुनते होंगे कि ये वाला जो राजनीतिक पार्टी है या इस राजनीतिक पार्टी पे इन वाले पूंजीपतियों का ठीक ठाक प्रभाव रहा है, ये वाला वर्ग तो इसकी तरफ को झुका हुआ है, आजकल सरकार कौन चला रहा है, सरकार पूंजीपति लोग ही चला रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? निर्धारित उत्पादन की प्रणाली पे तो शुरू हो रहा है। अगर हमारे देश में ऐसा स्ट्रक्चर होता कि भाई सारे के सारे संसाधन राज्यों के पास है, राज्य ही वितरित कर रहे हैं, तो कहाँ से पूंजीपति वर्ग पनपता? कहीं से भी नहीं पनपता। तो चीज़ें किसके हाथ में होती? पूरी तरह से कंट्रोल केवल राज्य के हाथ में होती, गवर्नमेंट के हाथ में होती। तो ये मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, इन सब के उदाहरण मिल जाएंगे ठीक ठाक स्तर पे जो कि दिए गए हैं कार्ल मार्क्स के द्वारा। ये एक व्यवस्था बताई थी कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। मतलब बस इससे ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ये बेसिक सी चीज़ें समझने की थी जो हमने बात कर ली इस पर। अब हम वापस आते हैं उस पर, ठीक। अब देखो सोसाइटी में कैसे चीज़ें चल रही थी, दो तरीके की, मतलब पूरे विश्व में चल रही थी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी या साम्यवादी ये वाली अर्थव्यवस्था, जिसमें मजदूरों का शासन चल रहा था। क्रांति करके लोगों ने, सरकार के हाथ में सारे संसाधन थे, कोई पूंजीपति वर्ग नहीं था, सबको उनकी ज़रूरतों के हिसाब से राज्य सारी चीज़ें वितरित कर रहा था, आय की समानता का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। एक तरफ ये वाली व्यवस्था चल रही थी। अब भारत के सामने चुनौती क्या थी? अब जैसे मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछता हूँ कि जो पूंजीवाद की हम बात कर रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें ओपनली छोड़ दी गई। ओपनली छोड़ने का मतलब है बाजार के जैसे चलेगा ऐसी ही चीज़ें छोड़ दी गई। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रोडक्शन कर सकता है। अब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो उसका कहीं आयात भी कर सकता है, दूसरे देशों में भी भेज सकता है। भेज रहा है ये आयात, अलग अलग जगह पे आयात कर रहा है, अलग अलग देशों में कर रहा है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये कहाँ बढ़ रहा है? ये देश के अंदर बढ़ रहा है। तो इससे देश की ग्रोथ ज़्यादा तेज होगी या धीमी होगी? ग्रोथ ठीक ठाक स्तर पे होगी। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो लोगों को रोजगार भी ज़्यादा मिलेगा, लोगों के पास रोजगार होगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो चीज़ें खरीद पाएंगे तो वो मतलब ग्रो कर जाएगी, इकोनॉमिक साइकिल तेज़ी से चलेगी। जब हम समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद में क्या है कि जो कोई इंडस्ट्री लगा भी रहा है प्राइवेट, तो उसके साथ रिस्ट्रिक्शन है कि वो 20 करोड़ 10 करोड़ से ज़्यादा अपनी नहीं बढ़ा सकता। सारे के सारे संसाधन राज्य के हैं, सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह से रेगुलेट हो रही है, तो इसकी ग्रो कैसी होगी? इसकी ग्रो कैसी होती है? बहुत धीमी होती है। अब जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने यही चुनौती थी। एक तो हमारे पास संसाधन तो थे, लेकिन उन्हें यूज़ करने थे हमें ठीक ठाक स्तर पे। हमें अपनी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी के साथ बढ़ानी थी, क्योंकि उससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था का ठीक ठाक हार्स हो चुका था। अब अर्थव्यवस्था भी तेज़ी से बढ़ानी है, लेकिन हम एक प्राइवेट कंपनी के अधीन रहे थे पिछले 300 साल, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर को अपनी इकोनॉमी सौंप दें। हमें ये भी डर था कि आगे कभी फिर से कोई कंपनी हम पे शासन न करने लगे, विदेशों से आ गया कोई भी कंपनी शासन न करे। तो हमने एक बीच का रास्ता अपनाया। हमने कहा देखो हम एक ऐसी चीज़ अपनाएंगे ताकि हम अपने लोगों को भी देख रेख कर सकें, मतलब सरकार ठीक ठाक नियंत्रण भी कर सके और आय का समान वितरण लोगों तक पहुंचा भी जा सके, और हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी तेज़ी से बढ़ा सके। इसीलिए नेहरू जी ने एक मॉडल दिया, अपना मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि हम इन दोनों की मिलीजुली अर्थव्यवस्था अपनाएंगे, और वो अर्थव्यवस्था कौन सी थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि 1936 में कौन थे? जॉन मेनार्ड कीन्स, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था अपनी पुस्तक 1936 में। समझ पा रहे हो? तो उस वाली व्यवस्था को लेकर चले। अब जब हम आज़ाद हुए, हमारे पास 3 मॉडल थे, ठीक, मतलब अर्थव्यवस्था को चलाने से संबंधित 3 मॉडल सामने आए। एक तो नेहरू मॉडल, आज़ादी के बाद बात कर रहे हैं, ठीक। दूसरा था बम्बई मॉडल, और तीसरा था कलकत्ता मॉडल। नेहरू मॉडल तो वही था कि हम जो इकोनॉमी लेंगे वो समाजवाद और पूंजीवाद को लोकतंत्र के साथ मिला के अपनी इकोनॉमी को ग्रहण करेंगे, मतलब एक मिश्रित टाइप की अर्थव्यवस्था लेंगे।
अब ये जो बॉम्बे मॉडल था इसे थोड़ा सा समझो। बॉम्बे मॉडल क्या था कि जो मुंबई के कुछ उद्योगपति थे, कुछ व्यवसायियों थे, ये उन्होंने मिलके एक मॉडल दिया था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो भारत के पास पूंजी अभी है नहीं बिल्कुल भी, अभी अभी हम मतलब निकले हैं, पूंजी आधारित बड़े उद्योग इसलिए लगाना बेकार है। हमारे पास श्रम बहुत है और हमें श्रम बहुल उद्योग ही लगाने चाहिए। अगर हम ऐसी चीज़ें करेंगे, श्रम बहुल उद्योगों को प्रेफरेंस देंगे, तो उससे वेज गुड्स क्रिएट होंगे, मतलब जो सस्ते सस्ते सामान होंगे, मजदूर आसानी से खरीद सकते हो लोग, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे हम शुरू में। उन प्रोडक्शन से क्या होगा कि उसे समाज का हर एक व्यक्ति खरीद सकता है। कोई मजदूर लोग होगा, वे लोग भी उस चीज़ को खरीद पाएंगे, और अगर वे खरीदना शुरू कर देंगे तो फिर से प्रोडक्शन करेंगे, रोजगार भी मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन होगा। तो इस तरीके से एक साइकिल शुरू हो जाएगी, और इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था की साइकिल या चक्र शुरू हो जाएगा। ये बात करी थी मुंबई के जो व्यवसायी थे या मुंबई मॉडल के तहत। दूसरा मॉडल था कलकत्ता मॉडल। ये दरअसल ऐसे समझ लो कि ये बुद्धिजीवियों का या पढ़े लिखे लोगों का, अर्थशास्त्रियों का, इनका मॉडल रहा है। इसमें कहा इन्होंने कि देखो ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगी, ये दरअसल मॉडल इसके बिल्कुल उलट था। इसमें इन्होंने कहा कि हमें ना ऐसी चीज़ें नहीं चलानी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, पहले भारी भारी बड़े बड़े उद्योग लगाने चाहिए, इंडस्ट्रीज़ लगानी चाहिए। उन इंडस्ट्रीज से क्या होगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी नींव तैयार हो जाएगी, और उस अर्थव्यवस्था की नींव पे ही फिर हम अपने आगे अर्थव्यवस्था की इमारत बना सकेंगे, उसके ऊपर, उस नींव के ऊपर। मतलब एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा दी, उनसे लोगों को रोज़गार मिला, फिर दूसरे क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन करने लगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, खरीद पाएंगे चीज़ों को, खरीदेंगे तो फिर ये पूरा का पूरी साइकिल शुरू हो जाएगी। मतलब नींव बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए कम से कम हमको शुरू में क्या करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योग लगाने पड़ेंगे। इसमें एक व्यक्ति का नाम याद रखना, कलकत्ता मॉडल में प्रशांत चंद महालनोबिस। ये दरअसल इन्हीं का मॉडल था, और कुछ लोगों ने इनको समर्थन भी किया था। अगर आपने पंचवर्षीय योजना पढ़ी है, 5 ईयर प्लान पढ़ा है, तो उसमें दूसरी जो औद्योगिक क्रांति से संबंधित थी उनका प्रस्ताव भी उन्होंने दिया था, प्रशांत चंद महालनोबिस ने। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, जो हमारी सरकार थी, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने अपने मॉडल के साथ इस वाले मॉडल को कंबाइन करा और अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना शुरू कर दिया। इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया, ठीक है। 1950 में योजना आयोग का गठन कर दिया, और उसके साथ फिर डिस्कस करके इस मॉडल के आधार पर हमने अपनी अर्थव्यवस्था चलानी शुरू कर दी थी। ये चीज़ें अपनाई गई थी। अब देखो हमें इतना समझ में आ गया कि कलकत्ता मॉडल आया, नेहरू मॉडल आया, तो हमें ये भी समझ में आ गया कि अगर हम समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के मिलने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लगभग सरकार और जो निजी क्षेत्र होगा वे दोनों कंबाइंड रूप से अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करेंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ ये आ रही है, अर्थव्यवस्था अब जो ग्रो करेगी, हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनाएंगे, बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो कोई से भी हो, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, हथियारों के लिए, परमाणु ऊर्जा से संबंधित, ठीक है, रासायनिक उर्वरकों से संबंधित जो भी बड़े उद्योग लगेंगे वो अब लगने निश्चित थे। तो तभी फिर अब हम अपनी औद्योगिक नीति बनाते हैं। अब भाई समझो ना, कोई नीति तो चाहिए ना। हमने सिद्धांत तो बता दिया कि हम देखो अपनी अर्थव्यवस्था को इस दिशा में मूव करेंगे, इस दिशा में निरंतर बढ़ाएंगे अब अपनी इकोनॉमी को। तो उस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कुछ तो नीति बनानी पड़ेगी ना, किस बेस पे बढ़ाएंगे, कैसे कैसे बढ़ाएंगे, कौन सा सेक्टर कहाँ बढ़ेगा, कौन सा क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमने औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया हमारा, (1948) में पहला, 2 आए थे दरअसल, ये पहला है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन, पॉलिसी रिजोल्यूशन, ठीक। अब देखो समझो, इसका जो सबसे ज़्यादा फोकस रखा गया, इसमें 3 मुख्य बात करी गई। क्या बात करी गई कि देखो हम ना अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरीके से मूव करेंगे ताकि जो उत्पादन की प्रणाली है वो निरंतर या सतत रूप में बढ़ती चली जाए, सतत रूप में
विकास करे, ऐसे बोल देते हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब हम उत्पादन करना शुरू करेंगे और उत्पादन ऐसा करेंगे जो निरंतर बढ़ता चला जाए ताकि इकोनॉमी कंटिन्यू ग्रो करे। दूसरी चीज़ हमने ये ली क्या कि जो हम आय का वितरण होगा वो समान रूप से हो, आय का वितरण समान रूप से हो। समझो ना, हमें समाजवाद को भी तो साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो आय का वितरण भी सभी लोगों तक पहुंचे, इस चीज़ को भी हमें देखना था। और तीसरी चीज़ ये थी कि राज्य भी सहयोग करेंगे इस चीज़ में और जो निजी सेक्टर होगा वो भी सहयोग करेगा, इन दोनों के मिलने से ही चीज़ें चलेंगी। ये बात करी गई थी, इसके मूल सिद्धांत ये थे, ये मानक बनाए गए कि इसके बेस पे हम अपनी औद्योगिक नीति बनाएंगे। और जितने भी सेक्टर हो सकते थे, जो भी चीज़ें डिवाइड करी जा सकती थी, उनको जनरली 4 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया कि 4 क्षेत्रों में हम डिवाइड करके उद्योग लगाएंगे। वे 4 सेक्टर कौन से थे? पहला तो यही रखा कि सरकार के एकाधिकार वाले उद्योग होंगे कुछ, तो सरकार के एकाधिकार वाले उद्योग होंगे जिन पर सरकार की मोनोपोली होगी, मतलब उन उद्योगों पे केवल और केवल सरकार का ही अधिकार होगा। ठीक, इस सरकार के उद्योग से मतलब यहाँ राज्य और केंद्र सरकार दोनों से लिया गया कि राज्य और केंद्र दोनों ही इसमें यूज़ करेंगे। और इसके जैसे एग्जांपल ले सकते हो, इसमें कुछ इंडस्ट्री रखी गई, जैसे हथियार बनाने की इंडस्ट्रीज अगर हुई, सैन्य सामग्री बनाने की इंडस्ट्रीज हुई, रेलवे हुआ, ठीक है, परमाणु ऊर्जा से संबंधित प्लांट लगेंगे। तो ये जो कुछ इंडस्ट्रीज होंगी ये सरकार के एकाधिकार के अंतर्गत लगाई जाएंगी। ये इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पहला पार्ट था, मतलब एक सेक्टर ये वाला लगना था। दूसरा जो था वो कुछ मूलभूत उद्योग लगेंगे, मूलभूत उद्योग में चीज़ें बनाई गई कि कुछ तो मूलभूत उद्योग होंगे जिनके बेस पर अर्थव्यवस्था चलेगी, और ये जो मूलभूत उद्योग होंगे ये केवल केंद्र सरकार के अधीन ही लगेंगे और कोई इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगा। इसके अंतर्गत आप समझ सकते हो जैसे खनिज से संबंधित, खनिज तेल से संबंधित कुछ उद्योग प्लांट लगाए गए, ठीक है, लौह इस्पात से संबंधित प्लांट हुए, कोयला से संबंधित प्लांट हुए। तो ये ऐसे जो उद्योग थे ये कहाँ पे आ जाते हैं? मूलभूत उद्योग के तहत जो केंद्र सरकार के अधीन लगे। उसके बाद तीसरे में लगे विनियमित उद्योग, कि कुछ जो उद्योग लगेंगे वे विनियमित उद्योग होंगे, रेगुलेटिंग इंडस्ट्रीज होंगी। रेगुलेटिंग का मतलब हो गया कि देखो ये जो उद्योग लगेंगे इनको निजी क्षेत्र लगा सकते हैं, ठीक है, जो निजी क्षेत्र होगा वो लगा सकता है, लेकिन उसे रेगुलेट सरकार करेगी, उसे नियंत्रित किसके अंतर्गत होंगे? सरकार के अंतर्गत। मतलब सरकार द्वारा नियंत्रित प्राइवेट क्षेत्र में लगने वाले ये उद्योग होंगे जिनको विनियमित उद्योग कहा गया। और इसके अंतर्गत जो बात करी गई वो कहा गया कि देखो जैसे कागज उद्योग हुआ उदाहरण के तौर पे, ठीक है, सीमेंट उद्योग हुआ, ठीक है, उर्वरक उद्योग हुआ, ठीक है, और दूसरे ले लो चीनी उद्योग हुआ। तो ये वाले जो उद्योग थे ये रेगुलेटिंग उद्योग या विनियमित उद्योग के तहत लगाए गए। अब तीसरा जो बचता है वो बचता है निजी उद्योग। अरे यार, ठीक है, निजी उद्योग में कौन? निजी उद्योग में निजी कंपनी उद्योग लगाएगी, निजी सेक्टर वाले उद्योग लगेंगे।
इसमें मतलब इससे थोड़ी और ज़्यादा लिबर्टी दे दी कि चलो ठीक है अब थोड़ी रिस्ट्रिक्शन कम हो। देखो नियंत्रण का मतलब समझना, नियंत्रण का मतलब है कि लाइसेंस लेके तुम कोई भी उद्योग शुरू करोगे, ठीक है, पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, उत्पादन कितना होगा इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, कीमत क्या रखनी है इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से नियंत्रित हुए थे ये सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे ये लाइसेंस राज थोड़ा सा ख़त्म कर दिया गया और बाकी थोड़ी ज़्यादा लिबर्टी दे दी गई जो बाकी शेष उद्योग थे। तो ये 4 तरीके के उद्योग में डिवाइड कर दिया था, ये जो पहली औद्योगिक नीति आई थी। अब आप इसमें ये चीज़ समझो, मूलभूत उद्योग में भी सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा है, ठीक है। इससे पहले जो सरकार की मोनोपोली वाले थे उसमें भी सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा है। विनियमित उद्योग थे, इसमें निजी क्षेत्र को दिया गया लेकिन नियंत्रण ठीक ठाक रखा गया। और जो लास्ट के कुछ शेष उद्योग बचे हुए निजी क्षेत्र को थोड़ी ज़्यादा लिबर्टी के साथ दे दिए गए। तो अब आप इसमें दोनों ही चीज़ें देख सकते हो, सरकार ने ज़्यादा नियंत्रण रखा इसलिए आय की समानता की भी बात रखी गई, और क्योंकि निजी सेक्टर और इनको परमिशन तो दी गई ना किसी तरह, तो बढ़ने की बात भी करी गई। ये पहली औद्योगिक नीति थी जो 1948 में आई थी। इसके बाद एक नीति दूसरी और आती है, वो है औद्योगिक (1956), ये दूसरी औद्योगिक नीति है, ठीक है। अब इसमें क्या करा कि पिछले जो 4 सेक्टर हमने बनाए थे उस 4 सेक्टर को पुनः संरचित किया और इसे शेड्यूल बना दिए गए। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, इन शेड्यूल में बांट के कुछ उद्योगों को बना दिया गया। जैसे शेड्यूल 1 में क्या था, शेड्यूल 1 में रखा केंद्र सरकार के अंतर्गत सारे उद्योग आएंगे जो, ठीक है, मतलब ऐसे उद्योग शेड्यूल 1 में रखे गए जिन पर केवल और केवल केंद्र सरकार का अधिकार होगा। और ऐसे उद्योगों में जनरली कौन से थे आप समझ सकते हो, वही वाले हथियार वाला जो सेक्टर था, ठीक है, परमाणु शक्ति वाला जो सेक्टर था, परमाणु ऊर्जा वाला जो क्षेत्र था, रेलवेज हुआ, दूसरे खनिज संसाधन हुए, ये सारे के सारे बाकी सारे उद्योग किसने रखे, केंद्र सरकार ने अपने अंदर रखे जो शेड्यूल 1 में रखे गए। दूसरा जो था दूसरे शेड्यूल में रखे गए जिसमें राज्य सरकार या जो राज्य सरकार के अधीन रखे गए, और राज्य सरकार इसमें निजी क्षेत्र की सहायता भी ले सकती है। निजी क्षेत्र क्या करेगा, इसके सहायक के रूप में इसके साथ काम कर सकता है, ठीक है। इसमें कौन से रखे गए, इसमें वही वाले उद्योग रखे गए जिसमें चीनी उद्योग हुआ, सीमेंट उद्योग हुआ, उर्वरक उद्योग हुआ। ये मैं सारे नहीं लिखवा रहा, बस एक एक दो एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे ये चीज़ रखे गए थे। और शेड्यूल 3 में जो रखा गया वो निजी क्षेत्र वाला रखा गया, और इसमें निजी क्षेत्र को फिर से रेगुलेट किया गया। निजी क्षेत्र में कुछ उद्योग तो रखे गए लेकिन वे नियंत्रण के साथ थे, वे लाइसेंस के, उसमें वही वाली चीज़ें थी। नियंत्रण का मतलब हुआ कि लाइसेंस लो पहले। लाइसेंस का मतलब होता है कि उद्योग खोलना भी है तुम्हें, सारी चीज़ें सरकार को बताओ, सरकार परमिशन देगी, उसके बाद ही उद्योग खुल सकता है, ठीक है। उत्पादन तय करेगी, उत्पादन कितना करोगे, कीमत क्या रखोगे चीज़ों की, ठीक है, स्थान कौन सा है, स्थान की परमिशन सरकार देगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें कंबाइन करके अगर सरकार को लग रहा है कि निजी सेक्टर को हाँ ठीक बात है ये उद्योग खोल देना चाहिए तो वो परमिशन दे देगी, नहीं तो नहीं। अब आप अगर आजकल सुनते होगे कि भारत का औद्योगिक सेक्टर का इतना ज़्यादा विकास क्यों नहीं हुआ, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो इस चीज़ को मानते हैं कि निजी क्षेत्र को तो कभी चीज़ें करने नहीं दी ना। अब हमने ये जो औद्योगिक नीति पढ़ी, ये लगभग जब हम आगे चल के पढ़ेंगे 1990 में हुआ उदारीकरण, लिबरलाइजेशन हुआ, तो हमने लिबरलाइजेशन तक तो लगभग यही नीति चलाई है। 1956 में बन गई थी औद्योगिकरण की हमारी ये नीति। सेकेंड मतलब
औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो दूसरा था 1956 में आया, इसके तहत जो चीज़ें हमने बनाई ये ही चीज़ें हमने लास्ट तक चलाई। अब आप इस नीति के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को देख सकते हो कितना ज़्यादा है, नहीं है, ज़्यादा कमी है, ज़्यादा ग्रो नहीं मिल पाया उसे। आगे हम देखेंगे वो क्यों नहीं ग्रो करा, कैसे कैसे समस्याएं आनी शुरू हुई थी। ठीक है, तो बस इसमें ये चीज़ याद रखनी है। मुख्यतः जो काम हुए थे नेहरू युग में वो यही थे, इंडस्ट्री से संबंधित। मतलब अगर हुई तो बहुत सारी चीज़ें थी, अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को समझने की दृष्टि से देखें तो हम यही समझ सकते हैं कि शुरू में हमने इकोनॉमी को चलाने की शुरू करी स्वतंत्रता के बाद। जब इकोनॉमी पटरी पे चलाने की कोशिश करी तो उसमें हमने जो मॉडल अपनाया, एक तो वो कलकत्ता मॉडल था जिसमें भारी उद्योग लगाने की बात करी गई थी, और अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप अपनाया वो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया था। एक चीज़ याद रखना, तभी हमने देखो समझो दरअसल उस समय पे दो गुट बन चुके थे। गुट का मतलब हो गया, एक तरफ यूएसए था, अपनी इकोनॉमी का समर्थन करता था, दूसरी तरफ जो गुट था वो यूएसएसआर, रूस का गुट था जो अपना समर्थन करता था। इस समर्थन में ही सारे के सारे देश बटे हुए थे, कुछ यूएसए के समर्थन में थे, कुछ यूएसएसआर के समर्थन में थे। अब क्या हुआ, भारत के सामने चुनौती ये थी कि भारत किसी एक तरफ नहीं झुक सकता। एक तो वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं होगा, और दूसरा हम ऐसी स्थिति में खड़े थे जब हम किसी एक और रुझान नहीं कर सकते थे। हमें रूस का भी सहयोग चाहिए था और हमें यूएसए का भी सहयोग चाहिए था। एक के तरफ अगर हम जाते तो दूसरे का क्या होता, हम अपने आप ही कट जाते चीज़ों को लेकर। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने जो अपनी अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाया वो कौन सा अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाया। और इसके साथ जो हमने मॉडल अपनाए थे वो अभी बात करिए, नेहरू मॉडल अपने आप मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ कलकत्ता मॉडल अपनाया, भारी इंडस्ट्रीज लगाई। तो उस समय तक लगभग ये चीज़ें हम कह सकते हैं अच्छे से संचालित हुई थी। ठीक है, ये दो नीति बनी थी 1956 में। अब इसके आगे का जो सिस्टम है वो 65 के बाद से हम इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे चेंज करे थे। बहुत सारे चेंज का मतलब है उन्होंने इस मानव केंद्रित प्रवृत्ति को, समान आय के कंसेप्ट को और ज़्यादा ब्रॉड करा था। उन्होंने और ज़्यादा कोशिश करी थी कि चीज़ों को संकीर्ण करके अपने हाथ में लेकर सही से वितरित करे जाए। वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रोकते हैं।